साल 2004 का वो दौर याद कीजिए जब भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक गोली चली और पूरा देश हिल गया था। एक माँ, तुलसी विरानी, ने अपने ही बेटे अंश गुजराल के सीने में गोली उतार दी थी क्योंकि उसने अपनी ही पत्नी नंदिनी के साथ जानवर जैसा बर्ताव किया था। उस वक्त सबको यही लगा कि धर्म की जीत हुई है और एक राक्षस का अंत हुआ है। लेकिन आज मनीषा रिव्यू पर मैं मनीषा आपको वो सच बताने जा रही हूँ जो उस दिन कैमरे की रील में रिकॉर्ड तो हुआ था मगर कभी ऑन एयर नहीं गया। मुंबई की फिल्म सिटी, जहाँ मैं सालों से काम कर रही हूँ, वहाँ की दीवारों के भी कान होते हैं। और इन्हीं गलियारों में काम करने वाले पुराने लाइटमैन और स्पॉट बॉय अक्सर दबी जुबान में उस रात की बात करते हैं जब अंश का किरदार निभाने वाले आकाशदीप सहगल का आखिरी शॉर्ट फिल्माया जा रहा था। बात सिर्फ इतनी सीधी नहीं थी कि तुलसी ने ट्रिगर दबाया और अंश मर गया। असल कहानी तो उस गोली के चलने से ठीक 48 घंटे पहले शुरू हुई थी, जब विरानी हाउस के सेट पर एक अजीब सी हलचल महसूस की गई थी और शो के क्रिएटिव हेड्स के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई थी जिसका एजेंडा था प्रोजेक्ट डमी। आज इतने सालों बाद जब हम उस एपिसोड को रिवाइंड करके बारीकी से देखते हैं तो कई ऐसे सुराग मिलते हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि विरानी परिवार के मंदिर की सीढ़ियों पर जिसकी लाश गिरी थी वो अंश गुजराल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अंश का जैविक पिता यानी बायोलॉजिकल फादर आदित्य गुजराल था। आप लॉजिक लगाइए, आदित्य गुजराल जैसा शातिर इंसान जिसने पूरी जिंदगी वीरानी परिवार को बर्बाद करने का सपना देखा, क्या वो इतनी आसानी से अपने इकलौते वारिस, अपने ट्रम्प कार्ड अंश को मरने देता? फिल्म सिटी के मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि उस एपिसोड की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में एक सीन ऐसा था जिसे बाद में काट दिया गया। उस सीन में आदित्य गुजराल को किसी डॉक्टर मेहता से फोन पर बात करते हुए दिखाया गया था, जहां वो कह रहा था कि चेहरा बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, तुलसी तो क्या, उसकी परछाई भी पहचान न पाए। ये संवाद साफ इशारा करता है कि प्लास्टिक सर्जरी का खेल, जो बालाजी के शोज में आम बात थी, उसका इस्तेमाल इस बार किसी की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि एक मौत को स्टेज करने के लिए किया गया था। मनीषा रिव्यू के दर्शकों को ये समझना होगा कि अंश का किरदार सिर्फ एक बिगड़ा हुआ बेटा नहीं था, वो एक साइकोपैथ था जिसे दर्द और मौत से डर नहीं लगता था। लेकिन अगर आप उस डेथ सीन को फ्रेम दर फ्रेम स्लो मोशन में देखेंगे तो पाएंगे कि जब तुलसी ने बंदूक उठाई तो अंश की आंखों में एक अजीब सा खौफ था। वो खौफ अंश की फितरत से मेल नहीं खाता। अंश, जिसने कभी अपनी माँ की ममता की परवाह नहीं की, वो अचानक बंदूक देखकर कांपने कैसे लगा? ये वो पहला टेक्निकल पॉइंट है जो ये साबित करता है कि उस दिन मंदिर में खड़ा शख्स असली अंश नहीं था, बल्कि उसका एक हमशक्ल या प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तैयार किया गया एक मोहरा था जिसे बलि का बकरा बनाया गया। असली अंश तो शायद उस वक्त स्विट्जरलैंड या लंदन की किसी प्राइवेट फ्लाइट में बैठकर शैंपेन पी रहा होगा और अपनी ही मौत का तमाशा लाइव टीवी पर देख रहा होगा। फिल्म सिटी के मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि उस दौरान सेट पर एक नया एक्टर आया था जिसका कद काठी बिल्कुल आकाशदीप यानी अंश जैसा था, लेकिन उसे किसी ने कभी डायलॉग बोलते हुए नहीं देखा। शूटिंग वाले दिन वो एक्टर गायब हो गया और सेट पर खून से लथपथ लाश का सीन शूट हुआ। क्या ये महज इत्तेफाक था? कहानी में पेंच ये है कि तुलसी को लगा कि उसने धर्म की रक्षा के लिए अपने बेटे को मार दिया और इसी अपराध बोध ने उसे सालों तक जंगल में रहने पर मजबूर किया। लेकिन अगर तुलसी को ये पता चल जाता कि उसने जिसे मारा वो कोई और था तो शायद शो का इतिहास कुछ और ही होता। आदित्य गुजराल ने बहुत सफाई से इस राज को दफना दिया था। उसने जानबूझकर हालात ऐसे बनाए कि तुलसी को बंदूक उठानी पड़े। ये उसका तुलसी से सबसे बड़ा बदला था, उसे ये एहसास दिलाना कि वो अपने बेटे की कातिल है जबकि उसका बेटा उसके पास सुरक्षित था। विरानी परिवार में मिहिर, बा, गौतम या करण, किसी ने भी लाश का डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि हत्यारा सामने खड़ा था और जुर्म कबूल कर चुका था। इसी इमोशनल ड्रामे की आड़ में एक फॉरेंसिक सच हमेशा के लिए छुप गया। मैं मनीषा जब आज उन पुराने एपिसोड्स की स्क्रिप्ट्स के पन्नों को खंगालती हूँ तो मुझे उस कैरेक्टर के हाव भाव में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। मरने वाला शख्स बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा था, जबकि शो के पिछले 100 एपिसोड्स में अंश हमेशा दाएं हाथ यानी राइट हैंडेड से अपने काम करता था। ये एक ऐसी कंटिन्यूटी एरर है जिसे मेकर्स ने या तो नज़रअंदाज किया या फिर इसे भविष्य में अंश की वापसी के लिए एक लूप होल के तौर पर छोड़ दिया था। नंदिनी के साथ जो हुआ वो अक्षम्य था और इसमें कोई शक नहीं कि वो अपराध अंश नहीं किया था, लेकिन सजा के वक्त जिस अंश को पेश किया गया वो बदला जा चुका था।
जरा सोचिए, उस रात वीरानी हाउस की लाइट कुछ देर के लिए गई थी। जनरेटर चलने में 5 मिनट का वक्त लगा था। क्या वो 5 मिनट का अंधेरा काफी नहीं था एक बेहोश अंश को बाहर ले जाने और उसी जैसे कपड़े पहनाकर एक दूसरे नशे में धुत आदमी को वहां खड़ा करने के लिए? आदित्य गुजराल के पास पैसे और पावर की कमी नहीं थी। उसने पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शायद शमशान के रिकॉर्ड्स तक को खरीद लिया होगा। फिल्म सिटी के मेकअप रूम में आज भी ये किंवदंती मशहूर है कि अंश मरा नहीं, वो बस सो रहा है। ये लाइन उस वक्त के एक राइटर ने मजाक में कही थी, लेकिन कई बार मजाक में ही सबसे बड़ा सच छुपा होता है। वीरानी परिवार को लगा कि तूफान थम गया है, लेकिन असल में तूफान तो शांति निकेतन की दीवारों के पीछे 7 समंदर पार अपनी नई पहचान के साथ सांस ले रहा था। ये थ्योरी इसलिए भी मजबूत हो जाती है क्योंकि भारतीय टीवी में जब तक लाश का चेहरा जला हुआ या बिगड़ा हुआ न दिखाया जाए या फिर अंतिम संस्कार का क्लोजअप न हो, तब तक किसी की मौत फाइनल नहीं होती। और अंश के केस में सब कुछ बहुत जल्दबाजी में निपटाया गया था। कहानी तब और भी पेचीदा हो जाती है जब शो में 20 साल का लीप आता है और वीरानी परिवार में एकलव्य की एंट्री होती है। एकलव्य, जिसे अंश और उसकी पत्नी का बेटा बताया गया था। लेकिन मैं आपको फिल्म सिटी का एक ऐसा सच बताती हूँ जो शायद किसी फैन को नहीं पता। जब एकलव्य की कास्टिंग हो रही थी तो क्रिएटिव टीम के बीच बहुत बहस हुई थी कि क्या किसी नए चेहरे को लिया जाए या आकाशदीप सहगल को ही वापस लाया जाए। अंत में आकाशदीप को ही एकलव्य बनाया गया। दर्शकों को लगा कि ये सिर्फ बाप जैसा बेटा दिखने वाला क्लासिक टीवी ट्रोप है, लेकिन मेरी थियोरी कहती है कि एकलव्य असल में कोई और नहीं बल्कि खुद अंश गुजराल था। जरा सोचिए, 20 साल का समय किसी के भी चेहरे और चाल ढाल को बदलने के लिए काफी होता है, लेकिन एकलव्य की चाल, उसकी आंखों का टेढ़ापन और उसका नंदिनी, जो उसकी चाची लगती थी, कि प्रति ऑब्सेशन, ये सब जेनेटिक्स नहीं हो सकता, ये मसल मेमोरी थी। अंश, जो अब एकलव्य बनकर लौटा था, वो ये देखना चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके दुश्मनों करण, नंदिनी और तुलसी ने अपनी जिंदगी कैसे जी। वो अपने ही बेटे की पहचान चुरा कर वापस आया था। हो सकता है असली एकलव्य को बचपन में ही विदेश में कहीं गायब कर दिया गया हो, या वो कभी पैदा ही न हुआ हो, और ये सब आदित्य गुजराल का रचा हुआ एक और प्रपंच हो। मैं मनीषा जब उन पुराने एपिसोड्स को एडिटिंग रूम में दोबारा देखती हूँ तो पाती हूँ कि नंदिनी का किरदार अक्सर बेचैन रहता था। नंदिनी को कई बार महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। शो में इसे ट्रॉमा या वहम का नाम दिया गया, लेकिन अगर हम इसे अपनी थियरी के चश्मे से देखें तो वो वहम नहीं था, वो एक शिकारी की नज़र थी। अंश एकलव्य के भेष में नंदिनी के डर को फिर से जी रहा था। उसे नंदिनी को डराने में मजा आता था। फिल्म सिटी के राइटर्स रूम से लीक हुए कुछ पुराने ड्राफ्ट्स जो कभी शूट नहीं हुए, उनमें एक सीन ऐसा भी था जहां एकलव्य तुलसी को माँ कहने की जगह गलती से कुछ और कहने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर खुद को संभाल लेता है। ये सीन ये साबित करने के लिए काफी था कि वो एकलव्य नहीं था। इसके अलावा बा, जिनकी छठी इंद्री सिक्स सेंस कभी गलत नहीं होती थी, उन्होंने एकलव्य को कभी दिल से नहीं अपनाया। बा हमेशा कहती थूं कि इस लड़के की परछाई काली है। बा को शायद एहसास हो गया था कि ये उनका परपोता नहीं बल्कि वो पुराना पाप है जो वापस लौट आया है। लेकिन बुढ़ापे और परिवार की शांति की खातिर शायद वो भी चुप रहीं या अपनी शंकाओं को शब्दों में नहीं पिरो पाईं। इस साजिश में एक और गहरा पहलू है, प्रॉपर्टी और पावर का। अंश सिर्फ बदला लेने नहीं आया था, वो वीरानी एम्पायर पर कब्जा करना चाहता था। जब वो मरा तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन एकलव्य के रूप में आते ही उसने बिजनेस में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। उसका दिमाग करण से भी तेज चलता था। अगर वो सिर्फ एक नया 20-22 साल का लड़का होता तो उसमें इतनी कूटनीति कहाँ से आती? ये अनुभव बोल रहा था, वो अनुभव जो अंश ने आदित्य गुजराल के साथ रहकर हासिल किया था। मुझे याद है फिल्म सिटी में एक बार चर्चा थी कि शो की एंडिंग के लिए एक डार्क वर्जन लिखा गया था। उस वर्जन में ये खुलासा होने वाला था कि तुलसी ने जिसे गोली मारी वो अंश का बॉडी डबल था, और असली अंश ने ही बाद में तुलसी को यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु देने के हालात पैदा किए थे। यानी तुलसी का अंत भी अंश की ही योजना का हिस्सा था। ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि जिस बेटे को मारने के अपराध बोध में तुलसी ने पूरी जिंदगी बिता दी, वो बेटा पर्दे के पीछे बैठकर उसकी हर सांस की गिनती कर रहा था। मंदिरा, आदित्य और अंश, ये तीनों मिलकर एक ऐसा ट्रायंगल ऑफ ईविल बना रहे थे जिसके बीच में वीरानी परिवार फंस चुका था और उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। कहानी की कड़ियां जोड़ते हुए हमें वीरानी परिवार की एक और महत्वपूर्ण सदस्य तानिया पर नजर डालनी होगी। करण की दूसरी पत्नी और एक बेहद समझदार बिजनेस वुमन होने के नाते तानिया की नज़र से कुछ भी छुपना मुश्किल था।
लेकिन अगर आप शो के उस दौर को याद करें जब एकलव्य, जो मेरी थियरी के मुताबिक असली अंश था, घर में पावर हासिल कर रहा था, तो तान्या का व्यवहार बहुत ही असामान्य हो गया था। फिल्म सिटी के एडिटिंग रूम में काम करने वाले मेरे एक पुराने कलीग ने मुझे बताया था कि एक सीन शूट हुआ था जिसे बाद में चैनल ने टू डार्क कहकर हटवा दिया था। उस सीन में तान्या को एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और वो फ़ोन पर सिर्फ इतना कहती है, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी, बस मेरे बच्चों को कुछ मत करना। ये धमकी उसे कौन दे सकता था? उस वक्त शो में कोई और विलन एक्टिव नहीं था। मेरी थियरी ये है कि तान्या को पता चल गया था कि एकलव्य ही अंश है। शायद उसने पुरानी फाइलों में या पुरानी तस्वीरों में कोई समानता देख ली थी, या फिर अंश ने खुद अपनी पहचान उसके सामने उजागर की थी ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। अंश जानता था कि तान्या करण की कमजोरी है और अगर तान्या को काबू कर लिया तो करण को हराना आसान होगा। तान्या का अचानक नेगेटिव हो जाना या कभी-कभी वीरानी परिवार के खिलाफ जाना उसकी अपनी मर्जी नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। वो एक जिंदा भूत के साए में जी रही थी। अब मैं आपको ले चलती हूँ उस लोकेशन पर जहाँ अक्सर वीरानी परिवार के बड़े ट्विस्ट शूट होते थे, स्विट्जरलैंड। शो में करण और नंदिनी का एक बहुत ही आइकॉनिक रोमांटिक ट्रैक वहाँ शूट हुआ था। टीवी पर तो आपने सिर्फ रोमांस देखा, लेकिन हम जो इंडस्ट्री में हैं, हम रॉ फुटेज की अहमियत जानते हैं। उस शेड्यूल के दौरान मौजूद एक कैमरामैन ने मजाक में एक बात कही थी जो आज बहुत मायने रखती है। उसने कहा था कि बैकग्राउंड में एक आदमी बार बार फ्रेम में आ रहा था जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। वो आदमी काले कोट में था और उसकी नज़र सिर्फ नंदिनी पर थी। उस वक्त यूनिट को लगा कि वो कोई स्थानीय टूरिस्ट होगा, लेकिन जब उस धुंधले फुटेज को जूम करके देखा गया तो उसका चेहरा अंश गुजराल से मिलता जुलता था। मेकर्स ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि अपनी झूठी मौत के बाद अंश सालों तक करण और नंदिनी का पीछा कर रहा था? वो उनके सुखी पलों को देख रहा था, अपनी नफरत की आग को और भड़का रहा था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था। ये वही वक्त था जब उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी या अपनी वापसी की योजना बनाई होगी। वो साया जो स्विट्जरलैंड की वादियों में करण नंदिनी के पीछे खड़ा था, वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि आने वाले तूफान की चेतावनी थी। इस थियरी को साबित करने के लिए मेरे पास एक फिजिकल एविडेंस की थियरी भी है। अगर आपको याद हो तो अंश के दाहिने कंधे के पास एक पुराना निशान था, बचपन की किसी चोट का या लड़ाई का। शो में एकलव्य का किरदार हमेशा पूरे कपड़े पहनता था, अक्सर हाई नेक टी शर्ट्स या शेरवानी। लेकिन एक होली सीक्वेंस के दौरान, जिसे बहुत ही भव्य तरीके से फिल्माया गया था, गीले कपड़ों में वो निशान एक पल के लिए कैमरे पर दिखा था। आम दर्शकों के लिए वो सिर्फ एक दाग हो सकता है, लेकिन मनीषा रिव्यू की पैनी नज़र से ये नहीं बच सका। वो निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा अंश के शरीर पर था। क्या दो अलग अलग लोगों के शरीर पर एक ही जगह एक जैसा निशान होना सिर्फ संयोग हो सकता है? नहीं, ये वो गलती थी जो आदित्य गुजराल और अंश से हो गई थी। उन्होंने चेहरा बदल लिया या उम्र बढ़ने का नाटक किया, आवाज़ बदल ली, लेकिन शरीर पर लिखे इतिहास को नहीं मिटा पाए। उस होली सीक्वेंस के बाद एकलव्य के कॉस्ट्यूम्स में अचानक बदलाव आया और उसे स्कार्फ या स्टोल दिए जाने लगे। ये साफ इशारा था कि सेट पर किसी ने उस निशान को नोटिस कर लिया था और क्रिएटिव टीम ने तुरंत उसे कवर अप करने का फैसला किया ताकि सस्पेंस समय से पहले ना खुल जाए। इसके अलावा कृष्णा तुलसी केटी के प्रति एकलव्य की नफरत को भी समझना होगा। एकलव्य, जिसे शो में एक पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, वो अचानक केटी की जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों उतारू हो गया? अगर वो सिर्फ अंश का बेटा होता तो उसे अपनी दादी तुलसी से नफरत होनी चाहिए थी, ना कि उस लड़की से जिसे तुलसी ने अपनी बेटी माना था। लेकिन यहाँ साइकोलॉजी काम करती है। अंश को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से थी कि तुलसी ने उसे त्याग दिया, लेकिन एक अनाथ बच्ची केटी को इतना प्यार दिया। ये जलन एक बेटे की थी, न कि पोते की। एकलव्य के रूप में अंश केटी को बर्बाद करके तुलसी को ये मैसेज देना चाहता था कि तुम जिसे भी प्यार करोगी मैं उसे तबाह कर दूंगा। उसका मकसद वीरानी इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना नहीं था, उसका मकसद तुलसी वीरानी की ममता को हराना था। उसने केटी को प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसका दिल तोड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंश ने नंदिनी के साथ किया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था क्योंकि इतिहास रचने वाला इंसान वही था। ये पैटर्न, ये क्रूरता का स्तर सिर्फ और सिर्फ अंश गुजराल का ही हो सकता था। अब हम इस साजिश के उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं जहां हकीकत और फिक्शन के बीच की लकीर मिट जाती है। मनीषा रिव्यू के दर्शकों के लिए आज मैं फिल्म सिटी के आर्काइव से वो जानकारी बाहर ला रही हूं जिसे द लॉस्ट टेप कहा जाता है।
शो के आखिरी दिनों में जब टीआरपी ऊपर नीचे हो रही थी और मेकर्स शो को बंद करने का फैसला ले रहे थे, तब राइटर्स की केबल पर एक ऑल्टरनेटिव क्लाइमैक्स लिखा गया था। उस स्क्रिप्ट के मुताबिक शो का अंत तुलसी की विदाई से नहीं, बल्कि एक आमने सामने की जंग से होना था। उस ड्राफ्ट में एक सीन था जहां बूढ़ी तुलसी विरानी अपने कमरे में बैठी है और एकलव्य अंदर आता है। कमरे में अंधेरा है और एकलव्य धीरे से कहता है, माँ, तुमने 20 साल पहले गोली चलाने में बहुत जल्दबाजी करती थी। ये वो पल होना था जब विरानी खानदान की छत गिर जाती। मेकर्स ने इस सीन को शूट भी किया था। हाँ, आपने सही सुना, ये सीन शूट हुआ था, लेकिन चैनल ने इसे ऑनर करने से मना कर दिया। कारण, उन्हें लगा कि अगर अंत में बुराई यानी अंश की जीत दिखाई गई या उसे जिंदा दिखाया गया तो दर्शकों का अच्छाई की जीत पर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए उस टेप को हमेशा के लिए तिजोरी में बंद कर दिया गया और हमें वो इमोशनल एंडिंग दी गई जहां तुलसी अपने परिवार को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जरा उस ऑफिशियल एंडिंग को भी गौर से देखिए। तुलसी अंत में शांति निकेतन छोड़कर क्यों गई? शो में कहा गया कि वो थक चुकी थी, उसे शांति चाहिए थी, लेकिन मेरी थियरी कहती है कि तुलसी को सच पता चल गया था। उसे एहसास हो गया था कि जिस एकलव्य को वो पाल रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा अंश है। वो इस कड़वे सच का सामना नहीं कर पाई कि उसकी पूरी तपस्या, उसका त्याग और उसके द्वारा अपने ही बेटे को मारने का वो महान बलिदान सब व्यर्थ गया। वो हारी हुई बाजी छोड़कर गई थी। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो विदाई के नहीं बल्कि अपनी हार के थे। अंश जीत गया था। उसने विरानी परिवार को नहीं तोड़ा, उसने तुलसी की आत्मा को तोड़ दिया था। वो जिंदा रहकर विरानी एम्पायर का राजा बन गया और तुलसी जो इस साम्राज्य की रानी थी उसे वनवास लेना पड़ा। ये भारतीय टीवी इतिहास का सबसे डार्क और रियलिस्टिक अंत था जिसे पर्दे के पीछे छुपा दिया गया। आज जब हम 2024-25 में खड़े हैं और हॉटस्टार पर पुराने शोज़ के रीबूट या वेब सीरीज़ का दौर चल रहा है, तो फिल्म सिटी के गलियारों में फिर से सुगबुगाहट है। मेरे सूत्रों के मुताबिक अगर भविष्य में कभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीज़न 2 या कोई वेब अडैप्टेशन बनता है तो उसकी कहानी की नींव यही अंश इज़ अलाइव थियरी होगी। सोचिए, एक ऐसी वेब सीरीज जहां 80 साल की तुलसी का सामना एक अधेड़ उम्र के अंश गुजराल से होता है जो अब अंडरवर्ल्ड और कॉर्पोरेट जगत का बेताज बादशाह है। ये कहानी अब सिर्फ सास बहू की नहीं रह जाएगी, ये एक क्राइम थ्रिलर होगी। आकाशदीप सहगल ने अपने इंटरव्यूज में कई बार हिंट दिया है कि अंश का किरदार उनके लिए कभी खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ एक एक्टर का लगाव नहीं है, ये उस अधूरे सच का इशारा है जो वो जानते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बोल नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी कहानी, वो इनसाइडर ट्रूथ जो आपको गूगल या विकिपीडिया पर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मनीषा रिव्यू पर एक फिल्म सिटी इनसाइडर के नज़रिए से किया गया विश्लेषण है। हमने कड़ियां जोड़ी, प्रोजेक्ट डमी से लेकर स्विट्जरलैंड के फुटेज तक और तानिया की खामोशी से लेकर एकलव्य के निशान तक। निष्कर्ष यही निकलता है कि तुलसी ने उस रात जिसे मारा वो एक मुखौटा था। असली शैतान बच निकला और आज भी इस शो की लेगेसी के अंधेरे कोने में जिंदा है। विरानी परिवार की खुशियां सिर्फ एक भ्रम थी, असली कंट्रोल हमेशा से गुजराल परिवार के हाथ में था। अगर आपको ये थियरी, ये विश्लेषण और ये डार्क सीक्रेट पसंद आया और आपके रोंगटे खड़े हुए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं एकता कपूर के अन्य शोज जैसे कहानी घर घर की या कसौटी जिंदगी की के छुपे हुए राजों पर भी ऐसी ही सीरीज बनाऊं? क्या आप मानते हैं कि अंश जिंदा था? अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी हर एक थियरी मायने रखती है। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे थे मनीषा रिव्यू। मैं फिर लौटूंगी फिल्म सिटी से एक और गर्मा गर्म और मसालेदार अपडेट के साथ जो टीवी की दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपनी पसंदीदा सीरीज के हर फ्रेम को गौर से देखते रहें, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।